आज का टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, इसलिए एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स जो बुक में नहीं हैं हम वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें बुक में AILSG की जो बुक है उसमें मिसिंग है, जिससे कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड का नहीं है तो उसको उसमें पढ़ने में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस क्लास में हम वो चीज़ें कंप्लीट और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री है क्या? इसमें हम केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं जो कि हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं। मेनली इसमें 3 फील्ड्स की बात होती है बायोकेमिस्ट्री में। फर्स्ट इज़ जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स। मॉलिकुलर जेनेटिक्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, आपके फैट हो गया, ये सब मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी जेनेटिक्स पर डिस्कशन होता है बायोकेमिस्ट्री में। इसके अलावा प्रोटीन साइंस, मतलब प्रोटीन कैसे ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में और उसकी डिटेल में स्टडी, और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज कैसे ग्लाइकोलिसिस साइकिल में एंटर करेगा, फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, कैसे ETC के बाद मतलब ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के बाद कितने बॉडी ATP प्रोड्यूस करती है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये बायोकेमिस्ट्री इन फील्ड्स पर बात करती है, जेनेटिक्स, प्रोटीन साइंस और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। एक पॉइंट ये याद रखना है कि मोस्टली जितने लिविंग सेल्स हैं, मतलब 99% जितने हमारे लिविंग सेल्स हम देखते हैं वो सारे 6 एलिमेंट्स के बने हैं। सिर्फ 6 एलिमेंट्स से 99% लिविंग सेल्स बने हैं। ये एलिमेंट्स क्या हैं? CHON, उसके अलावा कैल्शियम एंड फोस्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और फोस्फोरस से मेक्स 99% ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है, फिर 4 मेन मॉलिक्यूल्स क्या हैं बायोकेमिस्ट्री के? दीज आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जो 4 मेन मॉलिक्यूल्स हैं बायोकेमिस्ट्री के वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो याद करने वाले थे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट याद करने का था वो ये वाला पॉइंट है, 6 एलिमेंट्स जिससे कि लिविंग सेल्स बने हुए हैं, और 4 मेन मॉलिक्यूल्स क्या हैं बायोकेमिस्ट्री के। बाकी चीज़ें तो हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में फंक्शन क्या होता है? इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स है। जब बॉडी में एनर्जी की कमी होगी तो सबसे पहले एनर्जी बॉडी किसको यूटिलाइज करेगी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, सबसे पहले कार्ब्स को यूज़ करती है बॉडी एनर्जी के लिए। जब कार्ब्स नहीं होते हैं तो फिर फैट को यूज़ करती है, और जब फैट भी नहीं होता है तो प्रोटीन को यूज़ करती है। तो इसलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी को स्टोर करने में भी स्टोर करता है। एनर्जी जो है किस फॉर्म में बॉडी में स्टोर रहेगी? कार्ब्स के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, और ये बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि जो ब्लड में ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए टेस्ट क्या होता है? टेस्ट फॉर ब्लड ग्लूकोज, तो पेरोक्सीडेज टेस्ट, ये याद रखना। ग्लूकोज को चेक करने के लिए जो टेस्ट है वो है पेरोक्सीडेज टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हमने फंक्शन देख लिए। एनर्जी का सोर्स है, स्टोरेज करता है एनर्जी को, प्लस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ कमिंग अप टू प्रोटीन्स। प्रोटीन से ये फर्स्ट पॉइंट पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल यूज टू बिल्ड अप द बॉडी, यूज्ड इन बिल्डिंग द बॉडी। तो ये आंसर हो जाता है प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग द बॉडी। फिर प्रोटीन का यूटिलाइजेशन कैसे होता है? प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड्स जो हैं फिर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में।
तो प्रोटीन्स आर ब्रोकन अप इनटू सिंगल अमाइनो एसिड्स या डाइपेप्टाइड्स जिसे कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो प्रोटीन का डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है। प्रोटीन पहले सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेगा बॉडी में। किस साइट पे ब्रेक डाउन होगा इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइपेप्टाइड्स या अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में ब्रेक करेगा और फिर अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में यूटिलाइज होंगे। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी कुछ अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करती है जिसको हमें बाहर से फूड के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं, नॉन इसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि बॉडी में इसकी ज़रूरत नहीं है। नॉन इसेंशियल का मतलब है ये बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए हमें इन्हें बाहर से इनटेक करने की ज़रूरत नहीं है। पर बहुत सारे ऐसे ज़रूरी अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो हमें उन्हें फूड के थ्रू बॉडी में कंज्यूम करना पड़ता है, इसलिए उनको कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी हमारी प्रोड्यूस नहीं करती है। जैसे कि 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके नाम याद रखना है। ल्यूसीन, थ्रियोनाइन, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनाइन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनाइन, वैलिन, मिथ्योनाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर कई बार पूछा जाता है। 2024 में भी इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स पर एक क्वेश्चन बना था हेल्थ एंड सैनिटरी एग्ज़ाम में। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। डायरेक्ट ऑप्शन में पूछते हैं, या तो इसेंशियल पूछ लेंगे, इनमें से बताओ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, या नॉन इसेंशियल भी पूछ सकते हैं। तो हम इसेंशियल वाले याद रख लेंगे, जिससे कि जो इसेंशियल वाले हम एक्सक्लूड कर देंगे जब ऑप्शन से, तो अगर नॉन इसेंशियल निकालना है तो वो आराम से निकल जाएगा। तो इसको हम निमोनिक से याद रख लेते हैं। लूसिफर 3 लाइस, हिज अर्ज इज टू ट्राई फिनाइल वाली मेथी। लूसिफर से हो जाएगा ल्यूसीन, 3 से हो जाएगा थ्रियोनाइन, लाइस से हो जाएगा लाइसिन। मतलब लूसिफर 3 नाम का लड़का है जो झूठ बोलता है कि उसको फिनाइल वाली मेथी पसंद है। ठीक है, इस निमोनिक से हमें ये याद रखना है। लूसिफर 3 लाइस, ल्यूसीन, थ्रियोनाइन, लाइसिन। हिज अर्ज इज, हिज से मतलब हिस्टिडीन, अर्ज से याद रहेगा हमें आर्जिनाइन, इस से याद रहेगा आइसोल्यूसिन, टू ट्राई से याद रहेगा ट्रिप्टोफैन, फिनाइल मतलब फिनाइल एलानाइन, वाली मेथी, वाली से वैलिन, और मेथी से याद रहेगा मिथ्योनाइन। ठीक है, तो इजी हो जाएगा इस निमोनिक से सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद रखना। ल्यूसीन, थ्रियोनाइन, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनाइन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानाइन, वैलिन, मिथ्योनाइन। ये आपको इसी वक्त याद हो गया होगा। तो ये बस निमोनिक याद रखना है। लूसिफर 3 लाइस, हिज अर्ज इज टू ट्राई फिनाइल वाली मेथी। तो हमने देखा प्रोटीन्स कैसे अमाइनो एसिड्स में ब्रेक होते हैं और फिर ये अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में ज़रूरी होते हैं। एक बार और डिटेल में देखते हैं कैसे अमाइनो एसिड्स ब्रेक कर रहा है और क्या चल रहा है बॉडी में। सी, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करेगा बॉडी में यूटिलाइजेशन के लिए। अमाइनो एसिड्स में ये बॉन्ड होता है NH2 बॉन्ड NH2। ठीक है, जब अमाइनो एसिड यूटिलाइज हो रहे होते हैं तो इसमें से क्या होता है, ये जो बॉन्ड है NH2 अमाइनो एसिड का, इसमें से एक नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, अमाइनो एसिड जब बॉडी में यूज़ होगा तो इसमें से नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा एक। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएमिनेशन। या ये इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा ये पॉइंट।
तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि अमोनिया कैसे बॉडी में रिलीज़ हो रहा है, इसलिए ये समझना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करता है, और अमाइनो एसिड जब बॉडी में यूटिलाइज होता है तो उसमें नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है। उसमें से नाइट्रोजन रिमूव होने के प्रोसेस को डीएमिनेशन कहते हैं। जब एक नाइट्रोजन निकल गया तो क्या बचा हमारे पास? ये चीज़ बची। ये क्या है? NH4। एक N है और 2 H2 है, मतलब ये NH4 कंपाउंड बन गया। ये जो अमोनिया है ये बॉडी में होता है टॉक्सिक, ठीक है। अमोनिया जो है बॉडी में टॉक्सिक है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा बॉडी से, ठीक है। अमाइनो एसिड का यूटिलाइजेशन हो गया है डीएमिनेशन से। अब जो बचा अमोनिया, उसको हमें रिमूव करना है बॉडी से। तो इसके रिमूवल के लिए कुछ जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक जो वाटर में रह रहे हैं, ठीक है, लाइक बोनी फिशेस हो गई, ये बॉडी से डायरेक्ट अमोनिया रिलीज़ कर देते हैं। बट जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स लाइक मैमल्स, मतलब ह्यूमंस, उसमें अमोनिया को रिमूव करने के लिए अमोनिया यूरिया के फॉर्म में रिमूव होता है बॉडी से। तो यहाँ रोल प्ले करती है यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया रिलीज़ होगा। तो ये चेन समझ आ रही है? ये चेन समझ आ रही है। प्रोटीन से अमीनो एसिड आया, यहाँ अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन हुआ तो क्या रिलीज़ हुआ? अमोनिया। अमोनिया के रिमूवल के लिए कौन सी साइकिल होती है मैमल में? यूरिया साइकिल। बस इतना याद रख लो। और ये कैसे हो रहा है ये प्रोसीजर डिटेल में मैंने समझा दिया। इसमें बीच में एक प्रोसेस हुई डीएमिनेशन, जिसके थ्रू यूरिया अमोनिया बना बॉडी में, और उसका रिमूवल ज़रूरी है। ठीक है, तो ये प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स और यूरिया साइकिल कैसे वर्क करती है मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं प्रोटीन के लिए जो टेस्ट होता है बॉडी में, वो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म भी याद रख लेते हैं, बिकॉज एलिसा इज़ इम्पॉर्टेंट। एलिसा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये मॉडर्न साइंस में यूज़ होने वाले वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है एलिसा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है ये मॉडर्न साइंस का, टू डिटेक्ट बायोमोलिक्यूल। और कौन सा बायोमोलिक्यूल? प्रोटीन। प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट यूज़ होता है। तो हमने प्रोटीन में क्या क्या पढ़ा? प्रोटीन इज़ यूज टू बिल्ड द बॉडी, ठीक है। प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में? अमीनो एसिड्स, या जैसे डाइपेप्टाइड भी कहते हैं। और ये कहाँ ब्रेक करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर आगे का प्रोसीजर भी हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड यूटिलाइजेशन के लिए डीएमिनेशन होगा और उसमें NH4 बनेगा, और NH4 के रिमूवल के लिए यूरिया साइकिल होगी। फिर हमने इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स देखे दो कैटेगरी में। जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, हमें फूड के थ्रू लेना है। इसके लिए हमने निमोनिक पढ़ा, ल्यूसिफर 3 लाइस हिज अर्ज इज़ टू ट्राई फिनाइल वाली मेथी। इससे हमें सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स याद हो गए। फिर हमने टेस्ट देखा प्रोटीन के लिए, जो कि है एलिसा टेस्ट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स लॉन्ग चेन्स होती हैं जो कि एक रिपीटिंग मॉलिक्यूलर यूनिट की बनी हुई होती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स इस तरीके से समझ लो, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की चेन को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसका यही मतलब है, ठीक है।
ये न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन होती है वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है शुगर जो कि कार्बन की बनी होती है, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है शुगर, ठीक है। इसके अलावा होता है फोस्फेट ग्रुप और होता है नाइट्रोजनस ग्रुप, ठीक है। शुगर, फोस्फेट और नाइट्रोजनस ग्रुप, ये 3 पार्ट्स से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। शुगर इसमें 2 तरीके की हो सकती है। अगर आपका न्यूक्लिक एसिड से डीएनए बन रहा है तो शुगर होगी डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी अगर डीएनए का स्ट्रक्चर है तो, और आरएनए है तो शुगर होगी राइबोस। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगी। शुगर के टाइप्स और न्यूक्लियोटाइड्स जो 3 पार्ट्स का बना है बस यहाँ तक दिया है। शुगर किन टाइप्स की होती है, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस, डिपेंडिंग ऑन न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए फॉर्म कर रहा है या आरएनए। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमारा एटलीस्ट इतना डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बुक में बहुत ही ज़्यादा सरफेस पर चीज़ें दी हुई हैं। फोस्फेट ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है वो फोस्फेट की हेल्प से होगा। और नाइट्रोजन क्या काम करेगा, नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जेनेटिक कोड के फॉर्म में, ठीक है। जो जेनेटिक कोड है हमारा वो नाइट्रोजन ग्रुप सेव करेगा। फोस्फेट क्या करेगा, स्ट्रक्चर देगा इस चीज़ को, न्यूक्लिक एसिड को। और शुगर जो है वो डिसाइड करेगा डीएनए फॉर्म हो रहा है या आरएनए, ठीक है। इन तीनों को मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड की चेन को ही हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूलर वेट कन्वे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन ऑल लिविंग सेल्स एंड वायरसेस। सारे लिविंग सेल्स में न्यूक्लिक एसिड होगा, सब में, क्योंकि डीएनए या आरएनए होता है सेल्स में, और वायरस में भी होगा। न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड जो किसके बीच में फॉर्म होता है, फोस्फेट ग्रुप और शुगर। फोस्फेट ग्रुप और शुगर के बीच में जो फॉर्म होगा बॉन्ड उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड, ठीक है। ये बैकबोन फॉर्म करेगा न्यूक्लिक एसिड की। और जो नाइट्रोजनस बेस है, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। अभी हमने देखा जेनेटिक कोड के फॉर्म में नाइट्रोजनस बेस जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट होता है, उसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज टेस्ट। आरएनए पॉलीमरेज टेस्ट किस लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए। अभी हमने देखा था प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट था, एलिसा। ब्लड ग्लूकोज के लिए था पेरोक्सीडेज टेस्ट, और यहाँ न्यूक्लिक एसिड के लिए है आरएनए पॉलीमरेज टेस्ट। अब हमारा लास्ट टॉपिक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली लोगों को ये समझ नहीं आता है, इसमें छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। मेटाबॉलिज्म होगा मतलब कि बॉडी में एनर्जी के लिए ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज होगा। मेटाबॉलिज्म का क्यों हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का एम क्या है, मेटाबॉलिज्म इसलिए हो रहा है जिससे कि ग्लूकोज जो है बॉडी में वो यूटिलाइज हो सके और बॉडी को मिल सके एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। तो मतलब मेटाबॉलिज्म का एम है ग्लूकोज से एटीपी फॉर्म करना, ठीक है। तो ये कैसे होगा प्रोसेस, 3 स्टेप देखेंगे हम, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और फिर लास्ट में ईटीसी या ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ये 3 प्रोसेस से ग्लूकोज गुजरेगा और लास्ट में एटीपी फॉर्म होंगे। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में नेट जो एटीपी हैं वो 2 हैं। ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमें 2 पाइरूवेट मिलेंगे और 2 एटीपी। वैसे तो ग्लाइकोलिसिस एक का जो चेन होता है, साइकिल होता है, वन साइकिल के बाद 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, और यूटिलाइज हो जाते हैं इसमें 2 एटीपी। इस प्रोसेस को करने में कितने यूज़ हो जाएंगे बॉडी से, 2 एटीपी यूज़ हो जाएंगे।
इसलिए जो नेट प्रोडक्शन है, मतलब 2 यूटिलाइज हो गए और 4 प्रोड्यूस हुए, तो इसका जो डिफरेंस होगा कितना बचा, 2 एटीपी। तो नेट प्रोडक्शन कितना हो रहा है साइकिल में, 2 एटीपी का। इसलिए नेट प्रोडक्शन पूछेगा ग्लाइकोलिसिस का तो 2 एटीपी फॉर्म होंगे इसमें, और उसके साथ साथ 2 पायरोवेट फॉर्म हुए। ठीक है, फिर ये 2 पायरोवेट जो हैं उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, उसको हम बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में पायरोवेट एंटर करेगा और ये जो 2 पायरोवेट हैं ये फॉर्म करेंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 एटीपी, 8 NADH और 2 FADH2। तो होता क्या है, एक पायरोवेट जो है उससे एक एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम एक 1 फॉर्म हो रहा है 1 पायरोवेट से, 1 ATP फॉर्म हो रहा है, 4 NADH फॉर्म हो रहे हैं और 1 FADH2। पर पायरोवेट हमारे पास टोटल 2 हैं तो ये चीज़ डबल हो जाएगी, मतलब एक पायरोवेट 1 एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 पायरोवेट कितने एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, 2 पायरोवेट। क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमें 2 पायरोवेट मिले हैं ना, तो ये फर्दर प्रोसेस में 2 पायरोवेट जाएंगे आगे। तो हमारा जो नेट प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ एटीपी का, वो 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर नेट, 2 पायरोवेट से 2 एटीपी यहाँ से मिल गए। तो एनर्जी हमें क्या चाहिए, एम क्या था हमारा, एटीपी प्रोड्यूस करना। तो पहले स्टेप में हमें कितने एटीपी मिल गए, 2। सेकंड स्टेप में भी हमें 2 एटीपी मिल गए। सेकंड स्टेप में जो हमें NADH और FADH2 मिले ये फर्दर जाएंगे ETC साइकिल में, और ETC साइकिल में ये प्रोड्यूस करेंगे 26 से लेकर 28 एटीपी। ठीक है, 26 to 28 एटीपी प्रोड्यूस करेंगे 8 NADH और FADH2। तो जो नेट एटीपी मिले हमें इस पूरी प्रोसेस में वो कितना हुआ, लास्ट में 26-28 एटीपी प्लस फर्स्ट स्टेप में हमें कितने एटीपी मिल गए थे, 2, प्लस सेकेंड स्टेप में कितने एटीपी मिल गए थे, 2। तो जो टोटल एटीपी हो गए वो कितना हो गए, 30 to 32 एटीपी, मतलब 30 से लेकर 32 एटीपी हमें प्रॉपर एरोबिक ऑक्सीडेशन में मिलता है। फर्स्ट स्टेप में 2 एटीपी, सेकेंड स्टेप में 2 एटीपी और थर्ड स्टेप में 26 to 28 एटीपी। तो नेट टोटल हो गया 30 to 32 एटीपी। बस ये याद रखना, ऑक्सीडेटिव जब कंप्लीट एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, स्टार्टिंग में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंटर हुआ था, उससे लास्ट में कितने टोटल एटीपी प्रोड्यूस हुए, 32। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और यही कंडीशन अगर अनएरोबिक कंडीशन में होती ग्लूकोज का, अनएरोबिक कंडीशन में मेटाबॉलिज्म होता तो नेट एटीपी सिर्फ 2 होते। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लाइकोलिसिस मेटाबॉलिज्म होगा तो इतने एटीपी मिलेंगे, 30 से लेकर 32 एटीपी। और अनएरोबिक कंडीशन होगी जब, तो नेट एटीपी सिर्फ 2 रहेंगे। तो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म। इससे ज़्यादा डीप में नहीं आएगा कि आपको प्रॉपर ग्लाइकोलिसिस के क्या क्या एंजाइम है, किस किस स्टेप क्या क्या स्टेप हो रहे हैं, ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। जितना मैंने बताया इतना काफ़ी है, और ये चीज़ इतनी डिटेल में आपको बुक में भी नहीं दी गई है जितना इस आप वीडियो में देख रहे हो, तो इतना इनफ है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हमने देखा एरोबिक कंडीशन में नेट एटीपी हमें कैसे मिले 30 से 32, ये हमने देख लिया। और 3 जो स्टेप्स हैं वो हमें याद रखना है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और बुक में ये थर्ड स्टेप दिया ही नहीं गया है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है फिर बच्चों को कि लास्ट में इतने सारे एटीपी कैसे मिले। ये वाले पॉइंट्स तो मिसिंग ही है बुक में, तो ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट बहुत क्वेश्चन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है इस पर।
फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ये टर्म भी याद रखना है क्योंकि ये मेंशन है बुक में। जब बहुत ज़्यादा विगरस और स्ट्रेनस एक्सरसाइज लाइक कोई जिम वगैरह कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें स्केलेटल मसल्स जो हैं वो पूरी एग्जॉस्ट हो गई हैं, ठीक है, इतनी विगरस एक्सरसाइज हो रही है, तो मतलब बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो एरोबिक कंडीशन में हो नहीं पाएगा। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज जो है फिर लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और जब ये लैक्टेट लिवर में जाएगा वहाँ पर ये वापस ग्लूकोज बन जाएगा। तो लिवर में जब ग्लूकोज से लैक्टेट से ग्लूकोज बनता है, लिवर में जब लैक्टेट से ग्लूकोज दोबारा बन जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये टर्म को हम ब्रेक डाउन करेंगे। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब दोबारा, ठीक है, दोबारा हो रहा है, ये दोबारा प्रोडक्शन हो रहा है। जेनेसिस मीन्स जनरेशन। अगर आप ये वर्ड याद रखोगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का दोबारा से जनरेट होना, इस वर्ड में ही इसकी डेफिनेशन छुपी है। तो हमें इस टर्म से याद आ जाएगा कि इसमें दोबारा से ग्लूकोज जनरेट हो रहा है। पहले ग्लूकोज लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया था, फिर लिवर में जाकर ये दोबारा ग्लूकोज बन गया। तो इसकी यही डेफिनेशन है, ठीक है। ये अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है हमारी बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में वर्क कर रही है प्रोसेस, तो ये अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस। बस इतना ही याद रखना था इसमें। तो हमारा बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या देखा, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी, ठीक है, इसमें क्या क्या फील्ड्स हैं, जेनेटिक्स, प्रोटीन साइंस, मेटाबॉलिज्म, जो मोस्टली सेल्स हैं वो किस एलिमेंट्स के बने हैं हमने वो देखे, CHNO, इसके अलावा कैल्शियम और फोस्फोरस। हमने बायोकेमिस्ट्री में मेन मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं वो देखे। 4 मेन मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट के यूज़ देखे। बॉडी में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है जब एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये एनर्जी स्टोर भी करता है और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है बॉडी को। जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है हमने वो देखा, वो है पेरोक्सीडेज टेस्ट। इसके अलावा हमने फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल प्रोटीन देखा। प्रोटीन का मेन फंक्शन है बिल्डिंग दी बॉडी। प्रोटीन का यूटिलाइजेशन फिर हमने देखा कैसे होगा। उसके लिए प्रोटीन सिंपल फॉर्म में चेंज होगा, अमाइनो एसिड्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक कर जाएगा। अमाइनो एसिड का जब यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में, डीएमिनेशन होता है। डीएमिनेशन में अमोनिया जनरेट होता है और अमोनिया जो है फिर यूरिया साइकिल के थ्रू बाहर आता है, ये देखा हमने। फिर अमाइनो एसिड्स में हमने देखे वो 2 तरीके के अमाइनो एसिड, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमें फूड के थ्रू मिलते हैं बॉडी को, तो उसको फिर हमने ल्यूसिफर 3 लाइज हिज अर्ज इज़ टू ट्राई फिनाइल वाली मैथी। इससे हमने सारे 10 के 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स याद रख लिए, ठीक है। ल्यूसिन, थ्रियोनाइन, लाइसिन, हिस्टीडीन, आर्जिनाइन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन, वैलिन, मिथ्योनाइन। प्रोटीन का टेस्ट हमने देखा जो कि एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है और इसलिए ये इसके करेक्ट टेस्ट होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसके करेक्ट टेस्ट आने के, तो ये है एलिसा। फिर हमने न्यूक्लिक एसिड देखा। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन का बना हुआ होता है और न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ों का बना है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन ग्रुप का। इसमें जो शुगर और फॉस्फेट के बीच का ग्रुप है उसे न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड कहते हैं, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। नाइट्रोजन बेस जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा था जेनेटिक कोड के फॉर्म में, और न्यूक्लिक एसिड का टेस्ट होता है RNA पॉलीमरेज टेस्ट। फिर हमने मेटाबॉलिज्म देखा। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होगा तो लास्ट में कितने ATP मिल रहे हैं हमें, 30 से लेकर 32। फिर हमने सारे स्टेप्स देखे। इसमें ग्लाइकोलिसिस में 2 मिले हमें ATP, क्रैब साइकिल में 2 मिले, फिर लास्ट में ETC में जाकर ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होकर 26 से 28 ATP मिले थे, ठीक है। अनएरोबिक कंडीशन होती है तो सिर्फ 2 ATP मिलता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें
और जो भी सजेशन है तो कमेंट करके बताएं प्लीज़।